हमेशा की तरह चलिए लेकर चलते हैं हम आपको एक नई यात्रा की तरफ। तो हो जाइए तैयार एक नए सफर की शुरुआत के लिए। हेलो एंड वेलकम्स टू द वेकअप्स चैनल। पूर्व में भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 7 थी। दिल्ली यह भारत की राष्ट्र राजधानी प्रदेश भी है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादर और नगर हवेली एवं दमन और दीव। 26 नवंबर 2019 को इसे घोषित किया गया था और 26 जनवरी 2020 से इसे प्रभाव में लाया गया। लक्षद्वीप, पुडुचेरी, जम्मू और कश्मीर 5 अगस्त 2019 को इसे घोषित किया गया और 31 अक्टूबर 2019 से इसे प्रभाव में लाया गया। लद्दाख 5 अगस्त 2019 को घोषित किया गया और 31 अक्टूबर 2019 को प्रभाव में लाया गया। आज हम ऐसे ही एक यूनियन टेरिटरी की हम बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है लक्षद्वीप। लक्ष का संस्कृत अर्थ होता है लाख। भारत के दक्षिण पश्चिम में हिंद महासागर में स्थित एक भारतीय द्वीप समूह है। सभी केंद्र शासित प्रदेशों में लक्षद्वीप सबसे छोटा है। लक्षद्वीप द्वीप समूह की उत्पत्ति प्राचीन काल में हुए ज्वालामुखी विस्फोट से निकले हुए लावा से हुई थी। यह भारत की मुख्य भूमि से लगभग 400 किलोमीटर दूर पश्चिम दिशा में अरब सागर में अवस्थित है। मुख्य भूमि से दूर इनका प्राकृतिक सौंदर्य, प्रदूषण मुक्त वातावरण, चारों ओर समुद्र और इसकी पारदर्शी सतह पर्यटकों को सम्मोहित कर लेती है। समुद्री जल में तैरती मछलियां इन द्वीपों की सुंदरता को बढ़ा देती है। हर द्वीप पर नारियल व पाम के झूमते हरे भरे वृक्ष और समुद्र जिसका नीला पानी अनोखी पवित्रता का एहसास कराता है। क्या आप जानते हैं लक्षद्वीप भारत का एकमात्र मूंगा द्वीप है। इन द्वीपों की श्रृंखला मूंगा एटोल है। एटोल मूंगे के द्वारा बनाया गया ऐसी रचना है जो समुद्र की सतह पर पानी और हवा मिलने पर बनती है। केवल इन्हीं परिस्थितियों में मूंगा जीवित रह सकता है। यहाँ के निवासी केरल के निवासियों से बहुत मिलते जुलते हैं। यह द्वीप पर्यटकों का स्वर्ग भी है और लक्षद्वीप की राजधानी करवत्ती है। लक्षद्वीप करीब 36 छोटे बड़े द्वीपों से मिलकर बना है, जिनमें से 7 से 10 द्वीप पर ही जीवन मौजूद है। लक्षद्वीप में वैसे तो कई द्वीप हैं, लेकिन अंदरोत द्वीप पर जाना किसी भी पर्यटक के लिए सुरक्षित नहीं माना जाता और उन्हें वहां जाने की अनुमति नहीं है। लक्षद्वीप में जाने के लिए अगाती द्वीप पर जाना पड़ता है, जो कोच्चि से करीब 459 किलोमीटर की दूरी पर है। अगाती द्वीप करीब 6 किलोमीटर लंबा है। लक्षद्वीप पहुंचने के लिए पानी का जहाज अच्छा विकल्प है। कोच्चि से कुछ यात्री जहाज संचालित होते हैं। जहाज के माध्यम से लक्षद्वीप पहुंचने में लगभग 18 से 20 घंटे का समय लगता है। मानसून के दौरान पानी की जहाज की सेवाएं बंद रहती हैं। केरल के निकट होने के कारण यहाँ के लोगों में भी केरल की बोली ही नजर आती है। यहाँ के लोग मलयालम भाषा में बात करते हैं, लेकिन लक्षद्वीप के मिनिकॉय क्षेत्र में सभी लोग द्विही नामक भाषा का प्रयोग करते हैं। लक्षद्वीप में 90% से भी ज्यादा आबादी मुस्लिम है। फिर भी यहाँ अन्य धर्म के नृत्य और त्योहार भी देखने को मिल जाते हैं। इसे ही तो भारत कहते हैं। लक्षद्वीप के लोगों का मुख्य व्यवसाय मछली पकड़ना है और यहाँ के लोग अपने भोजन की चीजों में ज्यादातर नारियल का इस्तेमाल करते हैं। लक्षद्वीप का मलयालम और संस्कृत भाषा में एक अर्थ ये भी है कि इसे 1000 द्वीपों का समूह कहते हैं। लक्षद्वीप का कुल क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर है और यहाँ की आबादी 70,000 है। लक्षद्वीप भारत का सबसे ज्यादा साक्षरता प्रदेश है और यहाँ पर 92.28% साक्षरता है। क्या आप जानते हैं भारत की स्वतंत्रता से पहले लक्षद्वीप एक स्वतंत्र प्रदेश था, लेकिन यहाँ पर ज्यादातर आबादी मुस्लिम होने के कारण पाकिस्तान ने इसको अपने कब्जे में करना चाहा था, परंतु सरदार वल्लभ भाई पटेल और भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तान की इस कोशिश को नाकामयाब कर दिया। लक्षद्वीप पर विदेशी टूरिस्ट को सिर्फ 2 से 3 आइलैंड पर ही जाने की अनुमति है, जबकि भारतीय लोग यहाँ पर 6 से ज्यादा आइलैंड पर घूमने के लिए जा सकते हैं। यह क्षेत्र भारत का भाग होने के कारण भारतीय लोगों का वीजा या पासपोर्ट नहीं लगता है, लेकिन जाने से पहले आपको निवेदन जरूर करना पड़ता है। इसके बाद ही आप वहाँ घूमने जा सकते हैं। ये थे कुछ फैक्ट्स। क्या आप जानते हैं ऐतिहासिक जगह हैं जो दिल्ली को सर्वश्रेष्ठ बनाती हैं। भारत इन्हीं सर्वश्रेष्ठ ऐतिहासिक इमारतों से सजा हुआ है, तभी तो भारत को महान कहते हैं। क्या आप जानते हैं पुडुचेरी भारत के दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित है। पांडिचेरी भारत में फ्रांस की झलक प्रस्तुत करता है।
प्रोमेनेड बीच के पास एक वाइट टाउन क्षेत्र है जो इस तरह से बनाया गया है कि ये फ्रांस के शहरों जैसा दिखता है। ऐसा कहा जाता है कि 1673 में फ्रांसीसी लोगों ने पुडुचेरी की ओर पलायन करना शुरू कर दिया था, जो आज केंद्र शासित प्रदेश है। घर महसूस करने के लिए उन्होंने फ्रांसीसी शैली की वास्तुकला के बाद घर बनाना शुरू कर दिया, जिसे अब लिटिल फ्रांस के रूप में जाना जाता है। पुडुचेरी भारत गणराज्य का केंद्र शासित प्रदेश है। पहले पुडुचेरी एक फ्रांसीसी उपनिवेश था, जिसे 4 जिलों को समावेश करके बनाया गया है। पहले पुडुचेरी का आधिकारिक नाम पांडिचेरी था, जिसे सितंबर 2006 में बदलकर पुडुचेरी कर दिया गया। पुडुचेरी का स्थानीय तमिल भाषा में अर्थ होता है नया गांव। यह प्रदेश बंगाल की खाड़ी के पूर्व में स्थित है। 1954 में फ्रांस द्वारा इसे भारत को सौंप दिया गया और 1962 में इसे केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया। पांडिचेरी की पूर्व राजधानी 1943 से 1954 तक मद्रास थी। पुडुचेरी में 4 भौगोलिक रूप से अलग थलग जिले हैं: पुडुचेरी ही, कराईकल बंगाल की खाड़ी के पास याम और अरब सागर के पास माही। फ्रांसीसी प्रभाव पुडुचेरी के समाज और संस्कृति में स्पष्ट रूप से प्रतिबिंबित होता है। वास्तुशिल्प, पुरानी इमारतें पर फ्रांसीसी संस्कृति का प्रभाव काफ़ी स्पष्ट है। अधिकांश रिश्ता स्थानीय भारतीय व्यंजनों के साथ स्वादिष्ट फ्रांसीसी भोजन प्रदान करते हैं। पुडुचेरी को श्री अरबिंदो और उनके आश्रम के लिए जाना जाता है। पोडिकाजी अट्टम पुडुचेरी का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। पुडुचेरी में सबसे महत्वपूर्ण प्रतिमा महात्मा गांधी की है, इसलिए समुद्री तट को महात्मा गांधी समुद्री तट भी कहा जाता है। व्हाइट टाउन में एक सेक्रेड हार्ट कैथोलिक चर्च है, जहां अंग्रेजी और तमिल भाषा में बड़े पैमाने पर सेवा आयोजित की जाती है। 1902 में निर्मित यह चर्च एक बार में 2000 लोगों को समायोजित कर सकता है। गाइस, क्या आप जानते हैं यहाँ पर एक प्राचीन गणेश मंदिर भी है, जिसके बारे में माना जाता है कि यह फ्रेंच पुडुचेरी जानने से पहले मौजूद था। इस मंदिर में एक हाथी भक्तों के हाथों से सिक्का लेता है और उन्हें आशीर्वाद देता है। गाइस, लद्दाख भारत का एक ऐसा प्रदेश है जो भारत के सुदूर उत्तर में हिमालय की घाटियों में बसा हुआ है। अपनी प्राकृतिक और बर्फीली वादियों के कारण यह पर्वतारोहियों और रोमांच प्रेमी व्यक्तियों के लिए एक बढ़िया जगह है। लद्दाख की राजधानी लेह है। भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 2 जिले हैं, जिनमें से एक जिले का नाम लेह और दूसरे जिले का नाम कारगिल है। लद्दाख उन स्थानों में से एक है जहां हीट स्ट्रोक और फ्रोस्ट बाइट दोनों आपको एक साथ हो सकते हैं, क्योंकि लद्दाख में गर्मियों में तापमान 3 से 35 डिग्री तक रहता है, जबकि सर्दियों में तापमान 0 से 20 या 25 डिग्री तक पहुंच जाता है। अधिक ऊंचाई पर होने के कारण हिमालय के रेन शैडो मानसून को लद्दाख में आने से रोकते हैं और मुश्किल से बारिश हो पाती है। इसलिए इसे बर्फीला रेगिस्तान कहा जाता है, जहां पानी का मुख्य स्रोत बर्फबारी से जमा किया हुआ जल है। दुनिया भर के 7000 हिमतेंदुओं में से 200 हिमतेंदुओं का घर लद्दाख है। इसकी वजह से वाइल्ड फोटोग्राफर अक्सर यहाँ हिमतेंदुओं का चित्रण करने के लिए यहाँ आते हैं। लद्दाख का मुख्य खेल आइस हॉकी है, जो यहाँ पर प्राकृतिक बर्फ पर खेली जाती है, जो दिसंबर से फरवरी के बीच में बर्फबारी के दौरान जमा होती है। आइए आज हम आपको लद्दाख से जुड़े कुछ ऐसे रोमांचक तथ्य बताएंगे जिससे आपको इस जगह पर यात्रा करने की इच्छा हो जाएगी। लद्दाख भारत का सबसे ऊंचाई पर बसा हुआ शहर है, जो सुरु और जंस्कर घाटी से मिलकर बना हुआ है। लद्दाख में स्थित बेली ब्रिज विश्व में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित पुल है, जो समुद्र तल से 5602 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इस पुल को 1982 में भारतीय सेना ने बनाया था। लद्दाख भारत का एकमात्र ऐसा स्थान है जहां आपको 2 कुबड़ वाले ऊंट देखने को मिल जाएंगे, जो आपको भारत में और कहीं नहीं देखने को मिलेंगे। ये मुख्यतः ऑस्ट्रेलिया में अधिक संख्या में मिलते हैं, जबकि ये लद्दाख की नुब्रा घाटी का मुख्य आकर्षक है। लद्दाख में ही न केवल भारत बल्कि विश्व के रहस्यमय स्थानों में मशहूर मैग्नेटिक हिल है, जहां गाड़ियां अपने आप घाटी के ढलान पर भी ऊपर सरकती है। यह जगह लेह कारगिल श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर लेह से 30 किलोमीटर की दूरी पर समुद्र तल से 11,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। लद्दाख कश्मीर का सबसे अधिक ऊंचाई वाला इलाका है, जो 3000 मीटर ऊंचाई पर फैला हुआ है। लद्दाख की पंगोक झील विश्व में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील है। सर्दियों में यह झील खारा
पानी होने के बावजूद भी जम जाता है। आपने इस झील के दृश्य आमिर खान की मशहूर फिल्म 3 इडियट्स के आखिर में अवश्य देखे होंगे। लद्दाख में आधे से ज़्यादा शिया मुस्लिम रहते हैं, जबकि बाकी बची आबादी में बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। दोस्तों, आप लद्दाख ट्रिप पर साल में कभी भी जा सकते हैं। लद्दाख जाने के 2 मुख्य मार्ग हैं, जिसमें से एक श्रीनगर मार्ग जो पारंपरिक मार्ग है और वर्षों से लद्दाख जाने का यही मार्ग रहा है। दूसरा मनाली लेह राजमार्ग है, जो ऊंचाई पर बना एक नया मार्ग है। इस मार्ग पर केवल मई से सितंबर के बीच जाया जा सकता है, लेकिन सालों भर लद्दाख जाने के लिए आपको हवाई जहाज से भी लद्दाख पहुंचना होगा। अगर आप लद्दाख ट्रिप पर सड़क मार्ग से जाना चाहते हैं तो आप सिर्फ 15 अप्रैल से अंतिम अक्टूबर तक ही सड़क मार्ग द्वारा लद्दाख पहुंच सकते हैं, क्योंकि नवंबर से अंतिम मार्च तक भारी बर्फ पड़ने की वजह से लद्दाख के रास्ते बंद कर दिए जाते हैं और अक्टूबर से अप्रैल के बीच लद्दाख ट्रिप पर जाने के लिए आपको फ़्लाइट की सुविधा लेनी पड़ेगी। गाइस, लद्दाख में घूमने जाने के लिए परमिट बनवाना पड़ता है, जिसे लद्दाख के इनर लाइन परमिट के नाम से जाना जाता है। भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के किसी भी व्यक्ति को लद्दाख में घूमने जाने के लिए यह परमिट बनवाना ही पड़ेगा, लेकिन बॉर्डर एरिया होने की वजह से विदेशी पर्यटकों को लद्दाख के प्रत्येक क्षेत्र में जाने की अनुमति नहीं दी जाती है। लद्दाख के लोग पर्यटकों से बातचीत करने के लिए अधिकतर हिंदी भाषा का उपयोग करते हैं, लेकिन उन्हें हिंदी के अलावा लद्दाखी और तिब्बती भाषा भी बोलनी आती है। यहाँ के लोग बिल्कुल शांत स्वभाव के होते हैं। लद्दाख के लोग लद्दाख जाने वाले पर्यटकों की मदद के लिए हर संभव प्रयास करते हैं, जो देश के अन्य लोगों की तुलना में इन्हें अलग पहचान दिलाता है। लद्दाख में खाने पीने और रात को ठहरने के लिए ढाबा, रेस्टोरेंट्स, होटल और टेंट की सुविधा उपलब्ध कराने वाले लोगों का रहन सहन और बात करने का तरीका काफ़ी सराहनीय होता है। गाइस, आप सभी जानते हैं चंडीगढ़ भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश और उत्तर भारत का प्रमुख शहर है, जो 3 ओर से पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश से लगा हुआ है। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की कल्पना के इस शहर को मूर्त रूप देने का कार्यभार एक फ्रेंच आर्किटेक्ट ली कार्बुजिए को दिया गया था। कार्बुजिए ने जेनरेट और मैक्सवेल व जेनरेन नामक दंपत्ति के सहयोग से इस नगर का निर्माण किया। इसका नियोजन करते हुए इस बात का ध्यान रखा गया कि यहाँ आधुनिक युग की सभी सुविधाओं के साथ साथ प्राचीन संस्कृति और परंपराएं भी रही। यहाँ चौड़ी सपाट सड़कों पर प्राकृतिक सौंदर्य देखा जा सकता है। चंडीगढ़ और उसके आसपास के क्षेत्र को 1 नवंबर 1966 को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। यह हरियाणा और पंजाब दोनों की राजधानी है। चंडीगढ़ को अपना नाम चंडी मंदिर से मिला है और आज भी यह मंदिर इस शहर का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। हरे पेड़ इस शहर की योजना का एक प्रमुख हिस्सा है। एक आंकड़े के अनुसार 26 फूल प्रजातियां और 22 पेड़ प्रजातियों से शहर भरा हुआ है। चंडीगढ़ का आधिकारिक लोगो खुला हाथ है, जो शांति और सुलह का खुला संदेश भेजता है। चंडीगढ़ में अधिकांश सरकारी अधिकारियों या सरकारी सेवानिवृत्त लोगों के घर मिलेंगे और इस शहर को पेंशन भोगियों के स्वर्ग का खिताब मिला हुआ है। मानव विकास सूचकांक में चंडीगढ़ भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची में सबसे ऊपर है। चंडीगढ़ के रोज गार्डन का नाम एशिया के सबसे बड़े रोज गार्डन के नाम से विख्यात है। आपको रोज गार्डन में 1600 से भी अधिक गुलाब प्रजातियां मिल जाएगी। चंडीगढ़ की बोटिंग का मजा देने वाली सूखना झील का निर्माण 1958 में किया गया था और यह एक मानव निर्मित झील है। एक सर्वे के अनुसार चंडीगढ़ में रहने वाले लोग भारत के अन्य राज्यों में रहने वाले लोगों से अधिक खुशहाल जीवन व्यतीत करते हैं। दुनिया में चंडीगढ़ को अपनी सुंदरता, सफाई और हरियाली के कारण सिटी ब्यूटीफुल कहा जाता है। चंडीगढ़ आने वाले पर्यटकों को रॉक गार्डन अवश्य देखना चाहिए। इस गार्डन का निर्माण श्री नेकचंद ने किया था। इसे बनवाने में औद्योगिक और शहरी कचरे का इस्तेमाल किया गया है। पर्यटकों के लिए यहाँ मूर्तियों, मंदिरों, महलों आदि का आकर्षक है। हर साल इस उद्यान को देखने हजारों पर्यटक आते हैं। उद्यान में झरनों और जलकुंड के अलावा ओपन एयर थिएटर भी देखा जा सकता है या अनेक प्रकार की सांस्कृतिक में। जी हाँ, भारत का यह राज्य इतना खूबसूरत है कि जब आप इसे देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे। हम बात कर रहे हैं कश्मीर के बारे में। प्रकृति ने जम्मू और कश्मीर को अविश्वसनीय सुंदरता के साथ संपन्न किया है और अगर कश्मीर के बारे में कहा जाए तो इसे धरती का स्वर्ग कहा जाता है।
जम्मू और कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भारत द्वारा प्रशासित एक क्षेत्र है। कश्मीर दुनिया का एकमात्र राज्य है जिस पर 3 देशों का शासन है और तीनों के पास परमाणु शक्ति है। भारत ने 1947 के हस्ताक्षरित विलय के एक दस्तावेज के आधार पर जम्मू और कश्मीर की पूरी तत्कालीन ब्रिटिश भारतीय रियासत पर दावा करता है। दूसरी ओर पाकिस्तान भी अपनी मुस्लिम बहुल आबादी के आधार पर कश्मीर के अधिकांश क्षेत्र पर दावा करता है, जबकि चीन अक्साई चीन और सक्सगाम घाटी के बड़े पैमाने पर निर्जन क्षेत्रों पर अपना दावा करता है। श्रीनगर जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा शहर है, जिसका अर्थ है लक्ष्मी का शहर, और जम्मू को सदियों पहले सम्राट अशोक ने बसाया था। जम्मू और कश्मीर की 2 राजधानियां हैं, जिनमें से सर्दियों में जम्मू और गर्मियों में श्रीनगर इसकी राजधानी होती है। जम्मू कश्मीर में निर्माणाधीन चिनाब ब्रिज को दुनिया का सबसे बड़ा रेल ब्रिज माना जाएगा, जो भारत की कुतुब मीनार से 5 गुना ऊंचा होगा और दिसंबर 2022 तक इसके चालू होने की संभावना है। जम्मू और कश्मीर की विधानसभा में आधिकारिक तौर पर 144 सीटें हैं, लेकिन चुनाव 90 सीटों के लिए ही होते हैं, क्योंकि शेष 24 सीटें पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आती हैं, जिसे 1957 से खाली रखा गया है। जम्मू और कश्मीर ने दुनिया में सबसे अधिक सैन्यकृत राज्य का विश्व रिकॉर्ड भी बनाया है, जिसके तहत 12 लाख की आबादी पर 1 लाख सैनिक हैं, यानी जम्मू कश्मीर के हर 10 नागरिकों पर 1 सैनिक तैनात है। जम्मू कश्मीर में एक भी स्लम एरिया नहीं है। भारत में जम्मू कश्मीर ही ऐसी जगह है जहाँ कीमती केसर और अखरोट की खेती की जाती है। भारत में सबसे लंबी सड़क सुरंग जम्मू और कश्मीर में चेन्नई नासरी सुरंग है, जो 11 किलोमीटर लंबी है। एशिया की सबसे बड़ी साफ पानी की झील वुलर झील कश्मीर में है। श्रीनगर में स्थित शालीमार बाग मुगल सम्राट जहांगीर ने अपनी पत्नी नूरजहां के लिए 1619 में बनाया। दमन और दीव पश्चिमी भारत में स्थित एक केंद्र शासित प्रदेश है, जिसकी स्थापना पहले के दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव के विलय द्वारा हुई है। यह 26 जनवरी 2020 से अस्तित्व में आया। इसकी राजधानी दमन में स्थित है। दमन और दीव मुंबई के पास अरब सागर में स्थित द्वीप समूह है, जो भारत का केंद्र शासित राज्य है। इसका कुल क्षेत्रफल 112 वर्ग किलोमीटर है और जनसंख्या 1,58,204 है, और यह 2001 की जनगणना के अनुसार है। इसकी पूर्वी सीमा पर गुजरात है, पश्चिम की ओर अरब सागर, उत्तर में कोलक नदी तथा दक्षिण में कलाई नदी है। इससे मुंबई लगभग 193 किलोमीटर की दूरी पर है। यदि हम इसके पर्यटन स्थलों के बारे में बात करें तो गाइज, दमन के प्रमुख पर्यटन केंद्र है बॉम जीसस गिरजाघर, आवर लेडी ऑफ सी गिरजाघर, आवर लेडी ऑफ रेमिडियोस गिरजाघर, मोती दमन और नानी दमन के किले, जैमपोरे और देव का तट, नानी दमन और मोती दमन जेटी में सार्वजनिक उद्यान, परगोला गार्डन, एम्यूजमेंट पार्क, देवका, दमनगंगा टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स, काचीगाम सत्य सागर उद्योग, मीरासोल गार्डन, मीरासोल वाटर पार्क और दीव में सेंट पॉल चर्च, दीव फोर्ट और पानीकोटा फोर्ट, नागोआ और चक्र तीर्थ तथा घोगला और समर हाउस चिल्ड्रन पार्क आदि मुख्य पर्यटन स्थल हैं। हम इसके उद्योग और बिजली के बारे में बात करें तो गाइस, दमन और दीव में 2930 मध्यम तथा लघु उद्योग इकाइयां हैं। दमन में ओमनिबस औद्योगिक विकास निगम द्वारा 2 औद्योगिक क्षेत्रों का विकास किया गया है। सभी गांवों में बिजली पहुंच गई है। दमन और दीव को पश्चिमी क्षेत्र के केंद्रीय बिजली घरों से पर्याप्त बिजली मिल रही है। इसके परिवहन के बारे में बात करें तो दमन और दीव में सड़कों की कुल लंबाई 191 किलोमीटर से 78 किलोमीटर है। दमन और दीव रेल मार्ग से नहीं जुड़े हुए हैं। दमन का निकटतम रेलवे स्टेशन वापी है। दमन और दीव दोनों में ही हवाई अड्डे हैं। दीव विमान सेवा से जुड़ा हुआ है तथा मुंबई से दीव तक की नियमित विमान सेवा उपलब्ध है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे दादरा और नगर हवेली के बारे में। यह एक केंद्र शासित प्रदेश है। यह दक्षिणी भारत में महाराष्ट्र और गुजरात के मध्य स्थित है। हालांकि दादरा, जो कि इस प्रदेश की एक तालुका है, कुछ किलोमीटर दूर गुजरात में स्थित एक विदेशी अंतर क्षेत्र है। सिलवासा इस प्रदेश की राजधानी है। यह क्षेत्र दमन से 10 से 30 किलोमीटर दूर है। 12 अगस्त 1961 को यह प्रदेश भारतीय संघ में शामिल हो गया और तब से भारत सरकार एक केंद्र शासित प्रदेश के तौर पर
इसका प्रशासन कर रही है। दादरा और नगर हवेली क्षेत्र में सामान्यतः सभी हिंदू, मुस्लिम और ईसाई त्यौहार मनाए जाते हैं। आदिवासी अपने ही त्यौहार मनाते हैं। डोडिया और वर्ली जनजातियाँ दिवसों त्यौहार मनाती हैं और डोडिया जनजाति रक्षाबंधन भी मनाती है। यहाँ की मुख्य भाषा गुजराती भाषा और मराठी भाषा है। यहाँ के परिवहन के बारे में बात करें तो केंद्र शासित प्रदेश पूरी तरह महाराष्ट्र और गुजरात के सड़क नेटवर्क पर निर्भर है, क्योंकि मुंबई से इन दोनों राज्यों को पार करने के उपरांत ही प्रदेश में पहुंचा जा सकता है। मुंबई से अहमदाबाद का रेल मार्ग वापी से भी जुड़ा है। निकटतम हवाई अड्डा मुंबई है। बढ़ते यातायात की जरूरतों को मद्देनजर रखते हुए प्रदेश में सड़कें चौड़ी करने का काम हाल में शुरू किया गया है। यहाँ की कृषि के बारे में बात करें तो दादरा और नगर हवेली मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्र है, जहाँ 79% आदिवासी रहते हैं। इसकी कृषि क्षेत्र लगभग 21,115 हेक्टेयर है। मुख्य फसल धान है। यहाँ की प्रमुख पर्यटन स्थलों के बारे में बात करें तो घने वन क्षेत्र तथा अनुकूल जलवायु को देखते हुए यहाँ पर्यटन क्षेत्र को उच्च प्राथमिकता दी गई है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हर साल तारपा उत्सव, पतंग उत्सव और विश्व पर्यटन दिवस आदि आयोजित किए जाते हैं। पर्यटन की दृष्टि से प्रमुख स्थान है ताड़केश्वर शिव मंदिर, वृंदावन, खानवेल का हिरण्य पार्क, बाणगंगा झील और द्वीप उद्यान, वन विहार उद्यान, लघु प्राणी विहार, बाल उद्यान, आदिवासी म्यूजियम, सिलवासा स्थित हिरवा वन उद्यान। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।